इंडिया, इसका रोल क्या होता है, क्यों एक कमीशन बिठाया जाता है। हमने देखा कि भैया इंडिया का साइज और डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया के अंदर इलेक्शन प्रोसेस जो है इतना इजी नहीं है, अलग अलग टाइप के इलेक्शन होते हैं अलग अलग लेवल पे। तो क्यों हमें ज़रूरी है, देखिए मैं आपको एक सेकंड, मेरे को एक ब्लैंक पीटी लेने। ये देखिए आपके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। 3 लेवल हैं आपके गवर्नमेंट के। एक है सेंटर लेवल, ठीक है, एक है स्टेट और एक है लोकल बॉडीज, ठीक है। अब सेंटर में दो चीजें हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। स्टेट में क्या है, स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लोकल बॉडी जो है उसके फिर से 3 पार्ट है, ठीक है। लोकल बॉडी के 3 पार्ट है, कहीं पे 2 भी होते हैं। यहाँ पे आपका जिला होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका ब्लॉक होता है, यहाँ आपके विलेज होते हैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रिक्ट वाले को आप बोल देते हैं जिला परिषद, ठीक है। ब्लॉक वाले को क्या बोलते हो, पंचायत समिति, पंचायत समिति। और विलेज जो है ये आपकी ग्राम पंचायत है ही, ठीक है। अब इलेक्शंस जो हैं वो आपके 2 प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से कैसे, आपके इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट, आपके इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन में आप लोग खुद जाके पॉपुलेशन के जो लोग हैं, सिटीजन जो हैं, वो वोट डालते हैं, ठीक है। और ये आपके लोकसभा में होते हैं, ये आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, जहाँ पे आप लोग जाके वोट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपके कौन आगे, इसमें आपके एमपीज आगे, यहाँ पे एमपी, क्यों, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके एमएलए हो गए, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ये एमपी एमएलए। लेकिन ये जो लोग बच गए, ये भी तो एमपी एमएलए ही होंगे, क्योंकि ये भी पार्लियामेंट में बैठेंगे, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, लेकिन इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब इनको जो चूज करते हैं वो ये लोग करते हैं, ओके। ये एमएलए जो होते हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको चूज करते हैं। इनको किसने चूज किया, हमने, आम लोगों ने, इसलिए ये क्या हो गए, ये हो गए डायरेक्ट। लेकिन अब ये जो हैं ये डायरेक्ट हैं, अब ये लोग जो हैं इनको चुनेंगे, ये बाकी के जो मेंबर बच गए राज्यसभा में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने जिन लोगों को चुना अब वो लोग जाके इन लोगों को चुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। 2 टाइप के आपके इलेक्शन यहाँ पे होते हैं। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो हमने देखा इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे नेशनल लेवल पे हम लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और स्टेट लेवल पे जो है हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपने एमएलए चूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद हमारे जो लोकल लेवल पे हैं, और ये देखिए जो स्टेट है, एमएलएज क्या है, आपके रीजनल इशू, आपके पर्टिकुलर स्टेट के क्या इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये जो हम चूज करते हैं एमपीज जो होते हैं वो किस चीज पे ध्यान देते हैं, वो देते हैं ध्यान आपके जो जो इश्यूज जो होते हैं वो जो पूरे कंट्री को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं।
अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक स्टेट तो उसको मैनेज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट कर सकती है। तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा अगर आएगा तो हम देखेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है एमपी के तौर पे, ठीक है। अगर आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर एरिया में आपको देखना है कि पानी की समस्या आ रही है, या फिर हेल्थ की समस्या आ रही है, या फिर रोड अच्छे नहीं है, कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है, तो ये अब ये तो नहीं करने बैठेंगे, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा ना सेंटर से इस लेवल पे आना। तो यहाँ पे आप अपना जो रीजनल इशू है, एमएलए जो चूज करते हो, कौन इसको करवा सकता है ना, तो वो चीज आप यहाँ पे देखोगे। रीजनल इश्यूज टैकल जो करने होते हैं तो वो आपके एमएलए को आप देखते हो। ईसीआई जो है आपका 2 इलेक्शन जो है उनको मैनेज करता है। पहले हम देख लेते हैं कि ईसीआई होता है क्या है। तो ईसीआई जो है वो आपका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसका जिक्र है ना, इसके बारे में लिखा गया है कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो कि फेयर और फ्री इलेक्शन करा पाए। ओके, कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इलेक्शन कमीशन कब बना था? ये बना था 1950 में, ठीक है। और इसने जो है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन थे वो कंडक्ट कराए थे। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ये देखता है, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इनके इलेक्शन भी आपके जो हैं इनडायरेक्ट होते हैं। इनके इलेक्शन के लिए हम वोट नहीं डालते, ठीक है। ये भी हम अभी देखेंगे। हमारा फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1951 टू 52। उससे पहले क्या था? देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, इलेक्शन हमारे हो रहे 1951-52, यानी कि 1952 में हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट बनी होगी, है ना। फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट तो 52 में बनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा था? यहाँ से यहाँ तक चल रही थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। चलें, तो अब इलेक्शन कमीशन के काम क्या होते हैं? सबसे पहले भैया वो डेट निकालता है कि इलेक्शन कब होने हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी आजकल जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी हुई है, अगर वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और वो बोलेंगे हमारी जो पार्टी है उसको आप प्लीज रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। और उसके बाद ओवरसी करते हैं जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेस होती है उसको, जब तक आप वोट डालने देते, गवर्नमेंट बनने जाती है, डिस्प्यूट वगैरह भी तो आते हैं, वो कौन हैंडल करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या है इसका, वो हम देखते हैं। तो नेशनल लेवल पे आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ होता है, 2 कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, ये चेंज होते रहते हैं। आपके 5 भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में आपका सिर्फ एक ही इंसान था जो इसको हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो 3 लोग यहाँ पे हैं एट प्रेजेंट। स्टेट लेवल पे आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जिसको आप, एक आरओ होता है, एक ईआरओ होता है। आरओ क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। उसके बाद होता है आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो आपकी वोटर लिस्ट है कि वोटर लिस्ट में किस किस के नाम है, कौन वोट डालने आ रहा है, क्या इसका इसमें नाम है या नहीं है, तो इसको कौन मैनेज करता है? ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर, ठीक है। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन का, कौन कौन से ऑफिसर वहां पे होते हैं।
अब हमारे यहाँ पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो थोड़ी ऐसी है कि अलग अलग स्टेट्स में हमारा मतलब इलेक्शन चलते ही रहते हैं ना इंडिया के अंदर, कहीं पे किसी स्टेट में किसी टाइम पे हो रहे हैं, किसी स्टेट में किसी टाइम पे हो रहे हैं ना। और फिर जो जनरल इलेक्शन होता है एक, वो अलग है। तो इलेक्शन टेक प्लेस करते हैं डिफरेंट टाइम्स, बट सम पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है कि आप 5 ईयर का एक टर्म होता है, ठीक है। कोई भी स्टेट है, अगर आज यहाँ पे 26 में अगर यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो 5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब बहुत अलग सर्कमस्टेंसेस अगर ना आ जाए, प्रेसिडेंट रूल ना आ जाए, नेशनल इमरजेंसी ना लग जाए, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अदरवाइज 5 साल में यहाँ पे इलेक्शन होंगे ही, और ये चलता रहता है, हर 5 साल में जो है इलेक्शन होते हैं। अभी आपको दिखाया गया है 24 की जो लोकसभा इलेक्शन थे उसके बारे में। 980 मिलियन वोटर्स थे, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा आपके पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे जाके आप वोट डालते हो, ठीक है। चलिए, ये कुछ नंबर आपको दिए गए हैं। अब कुछ जो सीट होती हैं वो रिजर्व्ड सीट होती हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनको उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो मतलब सोशल सोशल ग्राउंड्स पे आप बोल सकते हैं, सोशल ग्राउंड्स पे, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे उन लोगों को देयर इज ए चांस कि उनको सीट्स नहीं मिलेंगी, तो उन सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। कितनी सीट देखी थी हमने यहाँ पे, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 543, है ना। 543 में से अब कुछ थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए कि हाँ भैया 412 जनरल हैं, 47 जो है एसटी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 84 जो है स्केड्यूल कास्ट के लिए, जो है ये रिजर्व कर दी गई कि इतने इतने एसटी के इतने कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी इतना। और विमेन रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है, जिसमें 33% का मुद्दा चला हुआ है कि वो देंगे, वो अभी बाकी है, ठीक है। तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये मिलता है। चलिए, अब प्रोसेस क्या है कि पोलिंग ऑफिसर्स जो होता है वो चेक करेगा नाम और आपकी आईडी, कि आप सही इंसान हो या नहीं हो, उस वोटिंग लिस्ट में हो या नहीं हो। अगर आप वोट कास्ट करने गए हो तो ये आपको पता होगा। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, आपकी जो अगर पता लग गया कि हाँ लिस्ट में हो, आपका नाम है, आईडी भी ठीक है, तो वो आपके फिंगर पे जो है इंक लगा देगा, ताकि आप बार बार ना आ पाओ, है ना। एक ही इंसान 10 वोट डाल रहा है तो वो बाकी 10 लोगों का हक, बाकी 9 लोगों का हक मार रहा है ना, 9 लोगों का वोट डालने का अधिकार छीन रहा है। तो इसीलिए वो आपकी फिंगर पे इंक लगा देता है, ताकि पहचान हो जाए कि आप पहले आ चुके हो, ठीक है। और आपको एक चिट दे देगा और आपसे सिग्नेचर ले लेगा। अब तीसरा काम क्या है, जब आप अंदर जाओगे तो आपकी चिट देखी जाती है, आपकी फिंगर पे इंक है या नहीं वो देखी जाती है, और वहाँ पे नोटा भी अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है जब आप वोट डालने जाते हो, तो आप नोटा का बटन भी दबा सकते हो। ये एक रिफॉर्म किया गया था। अब आप अंदर जाते हो, ये यहाँ पे ये किसी को नहीं दिख रहा होता आपके अलावा, है ना, आप किसको वोट डाल रहे हो। ये ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आप बटन दबाते हो, वहाँ पे आपको एक बीप की साउंड आती है, ठीक है। उसके साथ ही वीवीपैट आता है। वीवीपैट एक स्लिप होती है, प्रिंटेड स्लिप, उस पर आपकी जानकारी आती है कि आपने किसको वोट डाला है, ठीक है। उस फोटो पे कुछ जानकारी होती है, वो आप देख सकते हो कि हाँ ये सही वोट डाला है या नहीं डाला है, ओके। चलिए, अब ईवीएम और वीवीपैट। ईवीएम तो हमें पता है ये मशीन है ना, यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स और पार्टीज के नाम होते हैं, ये बटन आपको दबाने होते हैं, ये लाइट होती है।
यहाँ पे उनके नाम वाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है। अब वीवीपैट क्या है? वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये वीवीपैट है। ये यहाँ पे कांच होता है, यहाँ पे आपको पर्ची दिख रही होती है, उस कैंडिडेट की फोटो, नाम वगैरह जो भी है वो आपको दिखता है यहाँ पे कि हाँ मैंने इसी को वोट डाला था, इसी को वोट गया है या नहीं गया है। और ये बाद में जो है अगर डिस्प्यूट आता है ना कि भैया इतने सारे लोगों ने किसको वोट डाला था, तो बाद में इनको काउंट भी किया जाता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। तो वीवीपैट नामीबिया और भूटान वगैरह भी इंडिया की हेल्प से जो है इनको यूज कर रहे हैं। फिजिकल पेपर रिकॉर्ड होता है, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो वेरीफाई करने के लिए जो है आप इसको यूज करते हो। अब हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, कुछ चीजों की लिस्ट है। कंडक्ट क्या होता है? आपका बिहेवियर, आपको कैसे बिहेव करना है ना। कोड क्या है कि रूल है ये। ठीक है। तो मॉडल क्या है कि भैया ऐसे पेश आना आपको, आपके रोल मॉडल कौन है, आप किसके जैसा बनना चाहते हो, है ना। तो मॉडल मतलब एक एक आइडियल सिचुएशन और रूल्स का कि आपको कैसे बिहेव करना है, वो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ठीक है। तो एक लिस्ट दे दी जाती है कि भैया क्या चीज आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। लीडर्स के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी, सब पे लागू होता है ये। ठीक है। जैसे कि जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, जैसे कि अभी बीजेपी है, गवर्नमेंट में है, तो उनको फॉलो करना होगा कि वो जो रिसोर्सिस जो उनके पास अवेलेबल है, अभी तो सारा सब कुछ उनके हाथ में है, तो वो जो रिसोर्सिस हैं गवर्नमेंट उनको अपने इलेक्शन में अपनी जीत इंश्योर करने के लिए यूज ना करें। जैसे कि अभी अगर इलेक्शन ईयर होगा, 29 में अगर इलेक्शन हो रहा है, तो कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट या कोई भी बड़ी स्कीम वो अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई स्कीम या प्रोजेक्ट अनाउंस करते हो तो लोग इन्फ्लुएंस तो होते हैं ना कि अच्छा ये हम करने वाले, हमारी गवर्नमेंट ये कर देगी, तो आप इन्फ्लुएंस होते हो, उनको वोट डाल दोगे। तो इलेक्शन ईयर में कभी भी बड़ी बड़ी स्कीम में कोई नई स्कीम या प्रोजेक्ट आप अनाउंस नहीं करते हो। ठीक है। उससे जो वोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी अपनी डिस्क्रिशन फॉलो करनी होती है, और कुछ रिस्ट्रेंस होते हैं उन पे कि भैया पीसफुल इलेक्शन को होने देना है। ऐसे नहीं है कि तुम अपने लोग लेके जाओ यहाँ से अलग लोग और अपोजिशन में खड़े हो तो यहाँ पे क्या करा दो, राइट्स करा दो या लड़ाई झगड़ा करा दो दो ग्रुप में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई गिफ्ट वगैरह आप नहीं देंगे कि ये लो भैया पैसे 5,000 10,000 हमें वोट डालना, या फिर ये लो दारू की बोतल हमें वोट डालना, या फिर ये लो सेल फोन हमें वोट डालना। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोहिबिटेड हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। और ये कुछ टाइप की कंप्लेंट है जो कि ईसीआई हैंडल करता है कि एक कैंडिडेट जो है साड़ियाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है औरतों को, है ना, और हाउस होल्ड अप्लायंस भी दे रहा है कि ये लो हमें वोट डाल देना। तो ये वोट बिक जाती हैं ऐसे। या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है एक पार्टी के अगेंस्ट कि मैं फलानी कास्ट से आता हूँ या मैं फलाने रिलीजन से आता हूँ, तो मैं आपकी ही बिरादरी का हूँ, आप मेरे को वोट डालिए, उनको मत वोट डालिए, ये अगर कोई करता हुआ पाता है तो इसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लिए जो है वो वोट रूलिंग पार्टी के लिए जो है वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये सारे गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं, है ना। ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर हो गए तो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको लगा सकती है कि चलो तुम्हारी तनख्वाह सैलरी तब देंगे जब हमारे लिए कैंपेन करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारें आती जाती रहती हैं, ये परमानेंट होते हैं, तो ये किसी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। अगर अगर इनको फोर्स किया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करवाया जा रहा है। ठीक है। तो फिर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा।
उसके अलावा आप बंडल लेके घूम रहे हो 500 के नोट कार में, किस लिए हैं ये? यूज तो क्या यूज होने वाला आपका इनका इलेक्शन में? तो ये सब चेकिंग वेकिंग भी चलती है कि क्या लेके घूम रहे आप। ओके, चलिए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक केस है इंदिरा गांधी जी का, वो पढ़ना आप जाके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्टार्टिंग से नहीं था हमारे पास। 1960 में जो है केरला ने फर्स्ट टाइम इसको जो है अडोप्ट किया था। उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने खुद से एक वो बना लिया था कंडक्ट के लिए कि भाई हम ऐसे ये चीज़ें हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से जो इलेक्शन कर पाए। उसके बाद जो है कुछ पार्टीज ने 1962 में जो है इसको अपनाया था जनरल इलेक्शन में भी, लेकिन पूरी तरह से ये जो ऑल ओवर इंडिया जो इसको अडोप्ट किया गया वो 1991 में। 1951 में जो है फर्स्ट इलेक्शन हुआ था आपका, 51 52 में 1991, ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो वो आपका अडोप्ट किया गया था। हालांकि बैकिंग नहीं है इसको किसी एक्ट की, है ना, कि भैया अगर आपने ये नहीं माना तो हम आपको जेल कर देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। इट जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको कैसे बिहेवियर करना है, ठीक है। चलिए, एक केस आया था प्रॉक्सी वोटिंग का, ठीक है, तो वो भी फिर ये टीएन सेशन है, ये 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे वो फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। और वोटर आईडीज कि भाई आप चेक कराओ आपकी आईडी क्या है, आप आधार कार्ड वोटर कार्ड वगैरह लेके जाते हो ना, ताकि जो प्रॉक्सी वोटिंग है आपके नाम पे कोई और 10 बार वोट डाल के आ रहा है तो उसको ख़त्म किया जाए। स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है उस पर खर्चा करो कैंडिडेट्स की। और उन्होंने बहुत जो है वर्क हार्ड किया था टीएन साहब ने, जो वोटर्स हैं उनके राइट को सेव करने के लिए, ठीक है। और उनको याद रखा जाता है एज अ ऑफिसर जिन्होंने इंडियन इलेक्शंस को फेयर, ट्रांसपेरेंट और फेयरलेस बनाया था। चलिए, अब ये हम बाद में करते हैं, कितने, एक सेकंड में देख लेती हूँ कितना बचा हुआ है ये वाला टॉपिक। ये वैसे वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था ना, कि सेंटर स्टेट लेवल पे लोकल बॉडीज पे लोग इनका कैसे इलेक्शन होता है, ये कैसे चूज किए जाते हैं, ये भी हैं तो एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, है ना। तो हाँ चलो, ख़त्म हो ही जाएगा ये तो, मैं करा ही देती हूँ इसको। अब इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल के तरीके से हम इसको मनाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हम इसको मानते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, जहाँ पे सिटीजन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस लेवल ऑफ इलेक्शंस में। जैसे लोकसभा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे, और लोकल बॉडीज होती हैं जिसमें शहर और गांव में वोटिंग होती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एरियाज हैं जहाँ से एमपीज उठते हैं। और इसके अलावा जो स्टेट असेंबली में उठते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने देखा था अम, अम, गुरमत रवि और अहमद के केस में गुरमत जीत गई थी, है ना, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उतनी वोट लेके ही आनी है, मतलब अगर 10 वोट हैं तो 10 में से आपके पास 5 से ज़्यादा होने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसके सबसे ज़्यादा आ गए वही जीत जाएगा, ठीक है, ये मीनिंग होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट।
कैंडिडेट रिसीविंग द मोस्ट वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी विन। ठीक है, 50% का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता। जैसे गुरमत है, उसको 12 ही वोट मिले थे 33 में से, तो वो जीत गई थी। वैसे 17 वोट अगर होती तो वो जीतती, ठीक है, लेकिन 12 वोट पे भी वो जीत गई थी अगर 50% का क्राइटेरिया होता तो ऐसे। ठीक है, वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है कि ये एमपी जीत गए हैं। फिर वो देखते हैं कौन सी पार्टी के कितने एमपी जीते हैं। उसके बाद जो है अगर मेजोरिटी आ रही है ना, या फिर कोएलिशन है, वो देखते हैं कि कुछ पार्टियां एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ी हैं या एक सिंगल पार्टी की बहुत ज़्यादा मेजोरिटी आ गई है, तो फिर वो जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज बांटते हैं, कौन पीएम होगा। पीएम तो आपकी जो पार्टी का लीडर होगा उसको पीएम बना दिया जाता है, और स्टेट लेवल पे वो सीएम बन जाता है। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, उसका क्या काम होता है, वो आपके जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं ना, उनमें हेल्प करता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी हेल्प करता है जनरल इलेक्शन में लोकल लेवल पे वोट डलवाने के लिए। ठीक है, ये इसको जो है असिस्ट भी करता है, और इंडिपेंडेंटली प्लस इनसे कंसल्ट करके, ईसीआई से कंसल्ट करके लोकल बॉडी जो होते हैं उनके इलेक्शन भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो लोकल बॉडीज होते हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकल बॉडीज, या फिर ऐसे ऐसे बोल दिया जाता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कराता है। तो आप स्टेट देख के यहाँ पे आपके ऑप्शन में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो फिर आपको लगता है हाँ ये भी स्टेट है ये भी स्टेट है तो ये ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। ठीक है, और फिर वही चीज़ें कि एडल्ट फ्रेंचाइज का ध्यान रखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एप्लीकेबल है, डायरेक्ट इलेक्शंस के केस में जो लोग होते हैं उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान किया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एमपी जो है उनको आप इनडायरेक्ट, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था कि ये जो राज्यसभा है यहाँ पे ये जो एमएलए हैं ये चुन के आते हैं, ये आपके राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनको चूज करते हैं। इसमें 245 में से जो है 233 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं जिनको एमएलए चूज करते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। ठीक है, और राज्यसभा जो है पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर 100 पॉपुलेशन है, कहीं पे 20 है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो उनको सीट दी जाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर यहीं से चुन के आएंगे, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा है, हर 5 साल के बाद जो है आपकी गवर्नमेंट, लोकसभा जो वो डिसॉल्व हो जाता है। उससे पहले भी हो सकता है, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनती हैं तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा कभी भी रिजॉल्व नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। उसमें रिटायरमेंट का एक सीन होता है ना, जैसे गवर्नमेंट नौकरी होती है ना कि आप रिटायरमेंट आते हो, तो इसमें भी ऐसे रिटायरमेंट का एक सीन होता है। इसमें आप हर छः आप आपके पास 6 साल की टर्म होती है। आप एक बार राज्यसभा के मेंबर बन गए तो 6 साल तक आप रहोगे, और हर 2 साल में जो है 1/3 लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, री इलेक्शन भी आपका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये जो होते हैं ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। उसमें क्या था, फास्ट पोस्ट था। ठीक है, फास्ट पास्ट द पोस्ट, जो जिसके सबसे ज्यादा वोट आ गया वही जीत गया। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। इसमें अलग तरीके से इलेक्शन किया जाता है। 4 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4, इनको जितने वोट मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद जो सबसे कम वाला है उसकी वोट इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे, 1 2 3।
अब इनमें से जिसके कम है वो यहाँ पे, और फिर इन दो में से ये वोट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं बार बार, और फिर जो जीत के आता है वो मेजोरिटी उसको माने जाती है। ठीक है, चलिए। 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, और 233 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली, किसके द्वारा, एमएलए जो होते हैं उनके द्वारा। ओके, कैंडिडेट्स बाय प्रेफरेंस रैंक करते हैं वो, कि कैंडिडेट ए 2 3 4 की मैं पहले नंबर पे चाहूंगा कि ये वाला कैंडिडेट हो, दूसरे नंबर पे ये चाहूंगा, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस देते हैं वो, और उस हिसाब से जो है चलता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को भी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्टली हम चूज करते हैं। अब इनडायरेक्टली कौन चूज करता है, तो वहां पे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। कॉलेज मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप यानी कि अभी आप समझेंगे कि एमपी होते हैं उसमें, एमएलए होते हैं उसमें, ठीक है। अब एमपी एमएलए कौन, जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के एमपीज एमएलएज। लेकिन कौन, जो कि इलेक्टेड हैं। जो नॉमिनेशन हमने देखा था ना 12 वाला, वो नहीं होते, वो वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ जो इलेक्टेड होते हैं वो ही होते हैं, वोट डालते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व कौन नहीं होता, ये देखिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो नहीं, राज्यसभा के भी नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी नहीं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी के भी नहीं, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमने देखा था बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, ऐसे ही कुछ स्टेट जो है हमारे, उनमें बाई कैमरलिज्म है, 2 हाउसेस का सिस्टम है, सब में नहीं है, कुछ में है। और वो कुछ कौन से स्टेट्स हैं वो आप मेरे को बताएंगे कि ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन ये जो काउंसिल वाले मेंबर होते हैं इनका कोई लेना देना नहीं होते, ये हेल्प नहीं करते हैं इलेक्शन में। हेल्प क्या मतलब, वोट नहीं करते हैं इलेक्शन में, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होता है, इनका भी इनडायरेक्ट होता है। और इनके इलेक्टोरल कॉलेज में जो है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन था उसमें माइंड यू हमने एमएलएज को भी लिया है ना, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आए हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल हेड आपका कौन है, पॉलिटिकल हेड आपका पीएम होता है, हेड ऑफ नेशन आपका प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट हर किसी को रिप्रेजेंट करता है जैसे पीएम करता है, तो वैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके एमएलएज जो कि स्टेट से चुन के आए हैं, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचता है ये, ठीक है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका ऐसा नहीं होता, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, काम उनका यही है। और उनका काम ये भी हो जाता है कि अगर कभी प्रेसिडेंट एबल नहीं है अपना ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, डिस्चार्ज करने में, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकता है। तो इनके लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें चाहे आपके नॉमिनेटेड हैं या इलेक्टेड हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। यहाँ पे स्टेट्स का कोई काम नहीं है, यूटीज का कोई काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट के जो लोकसभा और राज्यसभा है वहां से लोग इनको जो है इलेक्ट करते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरीके से इसमें होता है। अब चैलेंजेस क्या है, इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया आप हमारी पॉपुलेशन देखिए, जियोग्राफिकल एक्सटेंट हमारा देखिए, है ना। तो इसमें अब इशू क्या क्या हो सकते हैं कि भैया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन,
क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो इतना बढ़ गया है, कैंडिडेट्स जो हैं, कैंडिडेट्स का जो प्रोपोर्शन है उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को वोट मिल रही है कि इनका दबदबा है, या ये फिर मार धाड़ करके जो है वोट ले लेंगे, डरा धमका के वोट ले लेंगे, फ्री बीज बांटी जा रही है। अर्बन एरिया में वोटर एपैथी, उनको मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाओ, अपना एसी रूम्स में पड़े हैं, हाँ बनेगा जो बन जाएगा, है ना। और ये सब चीज़ें हैं जो कि हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा, एक क्वेश्चन जो है वो रेज करते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड है कि हम हमारे जो वोटर्स हैं उनको एम्पावर करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल बनाएं उनकी चॉइसेस के लिए। हम मीडिया करें, हम मीडिया एजुकेशन का सहारा लें, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, सबको एक साथ आके लोगों की हेल्प करनी होगी। ठीक है, स्पेशली हमारे यूथ की, जो कि समझ पाए जात धर्म से बढ़ के क्या चीज़ जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है उनकी डेवलपमेंट के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रख के वाइजली वोट कर पाए। ओके, हमें एक अवेयर और विजिलेंट वोटर क्रिएट करना होगा, तभी हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्ट्रांग हो पाएगा। हमें वोट अगर कास्ट करने हैं तो इट शुड बी ए रिस्पॉन्सिबल वोट। ओके, तो चलिए हम एक बार समरी भी देख लेते हैं इसकी, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये। तो अब सबसे पहली चीज़, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो कॉर्नर स्टोन है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का। राइट टू वोट जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको पता होना चाहिए आप किसको वोट डाल रहे हैं। ठीक है, और इसको सीरियस लेना चाहिए हर वोटर को, और वोटर अवेयरनेस होनी चाहिए है, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है राइट टू वोट का।